तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पे बातचीत की थी, लेकिन वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी। मैंने बॉइलिंग पॉइंट हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। मैं कह रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पिछली क्लास में मैंने बातचीत की थी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर पे क्या क्या आपस में रिलेशनशिप है, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है। तो ये सब चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं 8 लीटर पानी है, तो इक्वेटर पे रखा है और एक माउंट एवरेस्ट के टॉप पे रखा है, एक केरला में रख दिया कहीं पर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कहाँ पर होगा? केरला में सी कोस्ट पे, सी बीच पर एक पानी रखा है 8 लीटर, उबाल लेकिन एक माउंट एवरेस्ट में टॉप पे रखा हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ कम होता है, ये मालूम है आप लोगों को? यस सर। तो फिर प्रेशर वहां कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा या नहीं? यस सर। हाँ सर। तो वो जल्दी उबल जाएगा पानी। बच्चों, जल्दी उबलना और कम टेम्परेचर पर उबलना अलग अलग चीजें हैं। जल्दी या देर में समय का यूनिट है, और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर एक अलग चीज है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, वो समय क्या है। लेकिन प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री से ऊपर बॉयल होता है, ये टेम्परेचर के सेंस में है। क्या दोनों बातें क्लियर हुई? यस सर। यस सर। चलो ठीक। तो यार, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस की हमने बात की थी पिछली क्लास में, उसे आगे बढ़ाते हैं आज। तो हम लोगों ने देखा कि सॉलिड में स्पेसिफिक हीट का तो सीधे सीधे मतलब था कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है, मिनिमम तो यहां भी यही होना है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दो आधार पर करते हैं। एक में प्रेशर कांस्टेंट, और दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आपके पास दो तरह की स्पेसिफिक हीट हो जाती है गैसेज में। तो थोड़ा इसको समझिए ध्यान से कि दोनों में क्या अंतर है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, सॉलिड आसान है, लिक्विड पढ़ना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। गैसेज को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, मेरा मतलब साइंटिस्ट ने, गैसेज में बच्चों एक परफेक्ट गैस मान ली, या आइडियल गैस भी कहते थे लोग, नाम से क्लियर है, परफेक्ट या कैसी, आइडियल गैस। ऐसी गैस दुनिया में कोई होती नहीं है यहाँ। परफेक्ट तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना नेचर में, तो गैसियस सिस्टम भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हमने मान लिया। अब आप कहेंगे, अगर परफेक्ट गैस मानी है तो उसकी कुछ क्वालिटीज भी मानी होंगी। तो परफेक्ट गैस में बच्चों मान लिया हमने कि परफेक्ट गैस के सारे मॉलिक्यूल एक ही जैसे होते हैं। एक्चुअल गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं होते बच्चों। एक्चुअल गैस में आप जानते हैं, जैसे हवाई जिसको एयर कहते हो, उसमें बहुत सारी गैसेज है। अलग अलग गैसेज का मॉलिक्यूलर साइज भी अलग अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हैं, आइसोट्रोप भी हैं। हेलो, ये बातें समझ में आ रही? यस हाँ, परफेक्ट गैस में क्या मान लिया आपने? सारे सर। बिल्कुल सारे। आइडेंटिकल।
क्योंकि परफेक्ट कोई होती नहीं तो मानना ही मानना हुआ, जब होती नहीं तो सारे के सारे जो हैं आइडेंटिकल होंगे सारे पार्टिकल। दूसरा, perfect gas state molecules there is no intermolecular force, no intermolecular force। खराब हो गया क्या? हेलो, Yes, तो ठीक है यार, ये तो आ ही नहीं रहे। आपस में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? सर कोई भी दो मास वाले ऑब्जेक्ट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। परफेक्ट गैस की कुछ ये जो चीजें हैं, इनको पॉस्टुलेट्स कहते हैं बच्चों। ये कई सारे हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं, मैं बाकी को नहीं गिना रहा हूँ, केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे और हम भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे परफेक्ट गैस मॉडल। अभी जितने से काम चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ बस। तो परफेक्ट गैस मॉडल में ये स्थिति है। लेकिन अब जब हमारे पास रियल गैसेज होती हैं, जो वास्तव में गैसेज हैं, तो हम सबसे इजी ले लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि सांस लेनी है, हमारे आसपास हर जगह है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आप कोई भी जो गैसेज मानते हैं, ये जो है रियल गैसेज हैं। रियल गैस में क्या होता है बच्चों, इस बात को समझिएगा तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि अलग अलग प्रेशर पर और वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट अलग अलग क्यों लेनी पड़ती है, उसको समझना है। रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? नेचुरली ये क्या करेंगे? हेलो, सर अट्रैक्ट। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच लगेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब आप समझिए स्थितियां। मैंने यहां पर दो बर्तन ले लिए। एक बर्तन मेरे पास, अरे यार कहाँ चले गया, ये है। तो बच्चों मान लेते हैं ये है, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है, ढक्कन जैसा समझ लो। और ये पिस्टन ऐसा है जो ऊपर नीचे खिसक सकता है। ये ढक्कन स्मूथली ऊपर नीचे जा सकता है। इसमें गैस भरी हुई है, ठीक हो गया। तो बच्चों यहां से मैंने नीचे से इसको बर्नर पे रख दिया, ये आग जला दी, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दे दी। अब आप समझिए, मान लेते हैं अभी इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T। इसका जो प्रेशर है वो P है, वो प्रेशर ऊपर को लगेगा तो ये ढक्कन का वजन नीचे को, क्यों भाई, नीचे को कौन से फोर्स लगे होंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यस Yes, sir. और ये जो पिस्टन का अपना वजन है ऊपर से ढक्कन का, और नीचे से गैस का प्रेशर। बच्चों ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये रुका होगा यहाँ पर, यस सर। Yes, sir. क्योंकि मैंने ये कहा कि ये ढक्कन आसानी से ऊपर नीचे जा सकता है। क्लियर है ना? ठीक। अब एक बात सोचते हैं यार, प्रेशर होता क्या है ये समझते हैं। प्रेशर क्या हुआ इस बात को समझिए। गैस मॉलिक्यूल दीवार पे टक्कर मारते हैं ना। हेलो, यस सर। गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सर दीवार पर टक्कर मारते। टक्कर मारते हैं ना। तो टक्कर मारने से क्या होगा कि मान लेते हैं जाते समय उसका मास m है, वेलोसिटी v है, और टक्कर मारने के बाद क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है बहुत छोटे स्तर पे, तो वेलोसिटी उधर को v है तो इधर को माइनस एम वी। तो उधर को जाते समय मोमेंटम m इंटू वी, वापस आते समय माइनस एम इंटू वी।
चेंज होगा बच्चों तो m इंटू बी माइनस माइनस m इंटू बी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2mv। फोर्स क्या था आपको याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Yes, sir. यहां पर पी का मतलब मोमेंटम था, हाँ, फोर्स वाला पी, और यहां ऊपर पीछे गैस वाले में पी फॉर प्रेशर है। तो जो F इक्वल टू डीपी बाई डी टी पढ़ा है ना, यस Yes, सर। sir. तो ये तो एक मॉलिक्यूल की वजह से मोमेंटम चेंज आया। कितने सारे मॉलिक्यूल एक साथ टकराते होंगे, करोड़ों अरबों। तो नेट चेंज इन मोमेंटम जो होगा पर सेकेंड वो फोर्स है, और यूनिट एरिया में जो लगा है फोर्स वही प्रेशर है। ये बात समझ रहे हैं। तो Yes, sir. वी वेलोसिटी से मॉलिक्यूल सब तरफ टकराएंगे बच्चों। ये इधर की दीवार पे भी टकराएंगे, इधर को भी टकराएंगे, इधर को भी, और ऊपर को भी टक्कर मार रहे होंगे, सब तरफ को लगातार टकराते रहेंगे सब तरफ को। तो ये कुछ प्रेशर है यूनिट एरिया पे लगने वाला, यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स। फोर्स मतलब 8 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ टोटल। अब एक बात सोचो, अगर मैं नीचे से ये गैस जला दी मैंने, तो अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं। Yes, sir. बढ़ेगा सर। बेटा जब अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। Yes, sir. एनर्जी बढ़ेगी, किसी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी तो क्या करेगा वो बढ़ी हुई एनर्जी से, सर उसके पार्टिकल्स और तेज मूव करने लगे। और तेज मूव करेंगे। वेरी गुड, और तेज मूव करेंगे बेटा, ये v बढ़ जाएगा ना यहाँ पर, Yes, sir. यस सर। ये v बढ़ जाएगा तो ये मोमेंटम चेंज बढ़ जाएगा या नहीं। Yes, sir. तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो यूनिट एरिया पे लगने वाला ही फोर्स प्रेशर है, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा या नहीं अंदर। Yes, sir. यस सर। भाई अगर कोई तुमसे ये कहे कि चूल्हे में से गैस सिलेंडर लगाते हो ना, नीचे ऊपर गैस का चूल्हा लगा होता है, अगर तुमने गैस जलाई और बर्नर के ऊपर नीचे से उठा के सिलेंडर ही रख दिया तो कैसा रहेगा। मतलब सोचो क्या होगा। हेलो। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आया। अच्छा, अरे यार मैंने कहा जैसे गैस जलाई ना, उसके बाद नीचे यस। से सिलेंडर, हाँ वैसे ही जुड़ा हुआ है सिलेंडर, नीचे से सिलेंडर उठाया और ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया, बर्नर के ऊपर। सर तो ज्यादा तेजी से गैस आएगी। गरम कौन होगा, सिलेंडर ही रखा हुआ है बेटा चूल्हे के ऊपर। सर सिलेंडर के अंदर की गैस। हाँ तो एक, देखो वो मॉलिक्यूल की एनर्जी सोचो, एक मॉलिक्यूल हमें लगता है कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिलके क्या नहीं हो सकता, धीरे धीरे उनकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि वो दीवारों से जो टकराएंगे ना, वो स्टील का बना हुआ है सिलेंडर, लेकिन मॉलिक्यूल का टक्कर इतनी जोरदार होते जाएगी कि एक दौर के बाद स्टील शायद ना झेल पाए और सिलेंडर ब्लास्ट होता है। समझ में आया। हाँ सर। ये तो Yes, sir. प्रेशर कुकर में भी हो जा सकता है। तो यस। हाँ, तो यही तो जेम्स वाट वाली बात हुई कि भाप में ताकत होती है मतलब। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक हीट बतानी है तो मुझे जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी देके टेम्परेचर बढ़ाना है। अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ा रहा हूं, तो बच्चों ध्यान से समझो क्या होगा, आप प्रैक्टिकली समझो ना, रटो मत चीजों। आप समझो जो ही मैंने गैस गर्म कर दी तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा या नहीं। Yes, sir. बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा कि और दीवारें तो मजबूत हैं, मूवेबल नहीं है, लेकिन ये पिस्टन ऊपर को उड़ जाएगा या नहीं। Yes, sir. हाँ सर। पिस्टन जो है अभी तक यहां पर था, और ऐसा हो सकता है कि पिस्टन यहां पहुंच जाए। ये बात समझ में आई कि इतना ये गैस को अब मूव करने के लिए, गैस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए इतना स्पेस और मिल गया फिर ये।
Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अगर तुमने गैस को गर्म किया और उसका शुरू में प्रेशर पी था तो अभी भी वो प्रेशर पी ही रहेगा, हाँ, क्योंकि प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये ढक्कन ऊपर मूव कर गया है। अगर तुम यहां पर माना ऐसा करते, जरा सोचो गौर से, माना तुमने दो पत्थर के टुकड़े ऐसे रख दिए ढक्कन के ऊपर बाहर से, तो यहां पर प्रेशर बढ़ जाता, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता ना फिर। Yes, sir. Yes, sir. अगर तुमने गर्म किया ढक्कन ऊपर उठ सकता था, तुमने कहा ढक्कन को ऊपर नहीं उठने देना है, तो जितना ढक्कन उठने की सोच रहा उतना ही ये छोटे छोटे पत्थर रखते जा रहे हो तुम दोनों साइड से ऐसे। तो बच्चों इस मामले में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना, अंदर प्रेशर तो Yes. बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर पिस्टन ऊपर उठ जाता है अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, Yes. sir. अच्छा, तो इस वजह से दो स्पेसिफिक हीट होंगी। अभी दोनों में मीनिंग समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब जो मैंने लेफ्ट में ये बनाया है, इसमें जो गैस से आप एनर्जी दे रहे हैं, अब उसने दो काम करने हैं भैया। गैस को दो काम करने पड़ेंगे। दो काम क्या हो गए यार? एक तो ये बताओ, ये पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा। Yes. एक फोर्स भी लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ऊपर को। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हुआ, तो वर्क हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। Yes, sir. बिल्कुल। तो W1 वर्क करना पड़ा ताकि पिस्टन उठे। दूसरी बात समझो, अभी तक गैस मॉलिक्यूल के पास आपस में घूमने के लिए जितना स्पेस था, अब स्पेस बढ़ गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपने कहा था कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे फिर। लेकिन अब आपके पास नया स्पेस है, आपने ये मॉलिक्यूल वहां भी भेजने हैं, तो एक दूसरे से दूर करने पड़ेंगे। नजदीक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अपने आप आ जाते, लेकिन दूर करने के लिए अब आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं? Yes, Yes. sir. अरे सब नजदीक आना चाह रहे हैं, तुम उन्हें दूर खींचना चाह रहे हो, तो वर्क करना पड़ेगा या नहीं? करना Yes, sir. पड़ेगा। तो बच्चों आपकी एनर्जी के दो काम होंगे यहां पर, ये समझ में आया? Yes, sir. पहला, पिस्टन को ऊपर उठाने में ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। देखो भाई, या तो प्रेशर को कांस्टेंट रख लो या वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना खतरनाक हो सकता है, ब्लास्ट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रखने में वो ऊपर को खिसकता रहेगा पिस्टन। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आया sir. हाँ, तो बच्चों पहले वाले में ध्यान से देखिए कि आपने थर्मल एनर्जी दी, शुरू में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर PVT है, ठीक। उसके बाद जब आपने एनर्जी दी तो पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन ऊपर उठ गया। पिस्टन ऊपर उठा तो ऊपर उठने के लिए तो यार एनर्जी लगी होगी। ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी वहीं से आई जो हमने दे रखी है बर्नर से। अच्छा, तो पिस्टन ऊपर उठाने में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क करना पड़ा होगा, पहला W1। दूसरा बच्चों ध्यान से समझो, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच आपस में अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। लेकिन अगर आप नया स्पेस बनाते हैं ऐसा जिसमें पिस्टन ऊपर उठने की वजह से कुछ नया स्पेस बना, तो मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नजदीक आना चाह रहे हैं, आप उन्हें दूर खींचना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी एनर्जी के दो काम हो गए। समझ में आया या नहीं आया प्रेशर में? आ गया। आया sir. अब बच्चों वॉल्यूम वाले में समझते हैं। अब हम इधर वाला समझते हैं, दूसरा वाला ये, ठीक है। तो अब हम लोग वॉल्यूम वाले में ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने पहले PVT था, अब आपने कहा कि इसको गर्म किया है, ठीक है। और आपने कहा कि बस ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम ना बढ़े। वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो दो तरीके हैं, या तो ये पिस्टन को ऐसा कस दो कि ऊपर नीचे ना जा सके, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं।
या फिर जितना ये ऊपर को उठने की सोचे हल्का सा पत्थर रख दो उतना ही, ताकि ना उठे। ज्यादा भारी मत रखना, फिर नहीं तो नीचे आ जाएगा, फिर भी तो गड़बड़ हो जाएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है ना। हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पर अब जो एनर्जी आप दोगे, ये एनर्जी क्या करेगी? ये मॉलिक्यूल्स की केवल एनर्जी, ये मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? बढ़ाएगी सर। और क्या कर सकती है? क्योंकि सर आपने कोई प्रेशर बढ़ाएगी। स्पेस तो घट बढ़ रहा नहीं है, तो एकमात्र काम है कि इससे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ लेफ्ट साइड में सोचिए फिर एक बार और। यहाँ एनर्जी का काम है टेम्परेचर बढ़ाना, प्लस W1 प्लस W2। तो लेफ्ट साइड में एनर्जी जो दी उससे 3 काम हो गए या नहीं? यस सर। और राइट साइड में केवल एक ही काम है, टेम्परेचर बढ़ाना। तो यार एक बात सोचो, अगर मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, शुरू में दोनों का बराबर है, 1 केल्विन बढ़ाना है, तो मुझे ज्यादा एनर्जी का खर्चा किधर लगता है आपको? ये पहले वाले में या दूसरे वाले में? सर पहले वाले में। पहले वाले। पहले वाले में, बिल्कुल। क्योंकि पहले वाले में जब आप एनर्जी देंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में पक्का है कि पिस्टन ऊपर उठेगा ही उठेगा। तो उस स्पेस पिस्टन उठाने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, उस नई खाली हुई जगह के पर मॉलिक्यूल भेजने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ाना है भाई। तो आपका यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का खर्चा है। और जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट है वो मतलब 80 कर दे, सीधे टेम्परेचर बढ़ा दो, बस हो गया। तो स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है बच्चों। स्पेसिफिक हीट को हम यहाँ सी से दिखाते हैं, और यहाँ पर अगर सफिक्स में पी लिख दिया तो इसका मतलब पी कांस्टेंट है, वी लिख दिया तो इसका मतलब वी कांस्टेंट है। जो सफिक्स में लिखा जाएगा वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। और दूसरी बात मैंने बताई कि कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, और एक फॉर्मूला उसके बाद डिराइव होता है कि इन दोनों में अंतर कितना है। तो वो एक फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूला डिराइव होता है उसके बाद, कि आखिर ये ज्यादा तो है सीपी जो है सीबी से, कितनी ज्यादा है, इनका अंतर क्या है। इसको आर कहते हैं, आर फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो डिराइव हो जाएगा बाद में। पहले तो आप मेन मतलब, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को बीएससी में भी पढ़ाया मैंने बहुत साल, उनको ना पता ही नहीं चलता था कि सीपी सीबी से ज्यादा होती क्यों है। सीपी सीबी से कितनी ज्यादा है ये तो वो बता देंगे, इक्वल टू आर, लेकिन सीपी सीबी से ज्यादा होती क्यों है, क्यों होती है का आंसर मिलना ज्यादा जरूरी है। क्या मैं इतना समझा पाया? यस सर। यस सर। तो बच्चों मैं इसको लिखाऊंगा नहीं फिर। अब आप लोग खुद लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, या लिखाना है? सर लिख सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और कौन ज्यादा होती है। ये बातें मैंने आराम से समझाने की कोशिश की। परफेक्ट गैस के लिए नहीं समझाया, बल्कि आइडिया रियल गैस के लिए समझाया है। तो रियल गैस में और परफेक्ट गैस में थोड़ा अंतर है। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनको दूर हटाने में वर्क करना पड़ता है। अगर यहीं पर आइडियल गैस होती तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो अट्रैक्टिव होते ही नहीं वहां। तो ना नजदीक आने में कोई फोर्स, ना दूर जाने में, तो W2 नहीं होता वहां पर। यहां तक कोई डाउट है? हेलो। नो सर। योगिता, आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई जो मैंने आज समझाई? स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है। उनकी आपको डेफिनेशन किताब में हर जगह मिल जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिर सीपी सीबी से ज्यादा क्यों होती है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे एनर्जी के 3 काम हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पर केवल एक ही काम है।
टेम्परेचर बढ़ाना, तो जाहिर सी बात है कम एनर्जी में ही हो जाएगा सीपी। तो सीपी को लाने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना भी है आपने। युजिता, ये समझ में आया नहीं आया? सर मैंने क्लास ज्वाइन बहुत लेट में भी की और मेरे नेटवर्क ही नहीं चला आज। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और मानवेंद्र, कार्तिकेय, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। योगिता, आप बाद में एक बार चाहें तो देख लीजिएगा, अगर आप समझना चाहती हैं। मेरा यस सर, उद्देश्य तो थोड़ी देर कंसेप्ट समझाने पे में। ज्यादा है। अब इस बात को समझिएगा, मैं थोड़ा सा आगे अपने हिसाब से चलता हूँ। शुरुआत में थर्मोडायनामिक्स के फंडामेंटल सिखाने हैं। फंडामेंटल में अब मैं सबसे पहले से जाता हूँ कि टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री के टीचर नॉर्मली पढ़ाए रखते हैं, नोट्स बनवाए रखते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओपन सिस्टम क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो बच्चों, ओपन सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें मास और एनर्जी दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज हो जाता है। जैसे सिस्टम जो होता है, सिस्टम किसको कहते हैं? मान लो, जिसको भी कहना चाहो आप, मान लो आपने इसमें पानी रखा है एक बर्तन में और एक गैस के ऊपर रख दिया। तो बच्चों, यहां पर ये सिस्टम है आपके पास, और इस बर्तन से बाहर का एरिया सराउंडिंग हो गया। क्लियर है? तो अगर ये खुला बर्तन है और मैं इसको गर्म करता हूं, तो आपको मालूम होगा कि थोड़ी देर के बाद ये पानी घट जाता है। अगर ऐसे फुल गैस में रख दिया जाए खुले बर्तन में पानी उबालने को, और 1 घंटे बाद देखा जाए, तो पानी अगर शुरू में यहां था तो बाद में यहां पहुंचा रहता है, इतना हिस्सा गायब हो जाता है। इतना क्लियर है या नहीं? हाँ यस सर। सर। तो ये क्या हुआ, समझो बच्चों। गैस मॉलिक्यूल वेपोराइज हो गए, वो तो ठीक है, और सिस्टम से उड़ के सराउंडिंग में चले गए, और अपने साथ वो उतनी एनर्जी भी ले गए ना। भाई वेपर बन के गए ना, तो लिक्विड में थे, तो लिक्विड से वेपर बनाने में हमारी इतनी एनर्जी का खर्चा हो गया, वो वेपर बन के चल गए, तो वेपर बनने में जो एनर्जी लगी वो भी ले गए ना वो तो। यस सर। तो कार्तिकेय, समझ में आया कि बेटा ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब whenever there is some exchange of mass as well as energy between system and surrounding, the system is called an open system। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ओपन हम बहुत ज्यादा इस पे बात करते भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सरल होता है। दूसरा, हम क्लोज सिस्टम पे बात करेंगे कई बार। जैसे मेरे पास एक बंद डब्बा है, हमारे पास मान लो गुलाब जामुन का एक डब्बा आया, इसमें गुलाब जामुन थे, जो बाजार में आजकल बंद डब्बे आते हैं। और गुलाब जामुन ठंडा था, हमने कहा ऐसे ही गर्म कर लेते हैं यार इसे, ऐसे रख दिया थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा गर्म किया बस। तो ये बताओ, एनर्जी तो अंदर चले गई, ठीक है, क्या मास पार्टिकल उड़ के बाहर गए होंगे? नो सर। नो सर। नहीं गए। और अगर इसको फिर वापस ऐसे ही रख दो तो शाम तक ये फिर ठंडा हो जाएगा, ऐसे ही अगर डब्बा बंद ही रहे तो। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो बच्चों एक बात देखो, आप एनर्जी को बाहर से अंदर भी ले गए, और फिर एनर्जी अंदर से बाहर भी चले गई। एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन मास पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। यस सर। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। तो क्लोज सिस्टम कौन से हुए? जिनमें एनर्जी एक्सचेंज होगा। एनर्जी एक्सचेंज होने के लिए बेटा, इनकी जो दीवारें हैं, सिस्टम की जो दीवार है, वो कैसी होनी चाहिए? सर इम्परमिएबल। नहीं नहीं, परमेएबल अलग चीज है, वो लिक्विड ट्रांसपेरेंसी के लिए।
कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होनी चाहिए। ओके सर। कंडक्टिंग की जगह पर कई लोग डाइथर्मिक वॉल भी कहते हैं। मतलब डाइथर्मिक का मतलब थर्मल एनर्जी दोनों तरफ से, डाई मतलब दो, बाहर से अंदर भी ले जा सके, अंदर से बाहर भी ले जा सके। ये कंडक्टिंग वॉल कह दो सरल शब्दों में, चीजों को सरल बनाना है, उलझाना नहीं है कहीं। तो कंडक्टिंग वॉल वो होती है जो एनर्जी का एक्सचेंज करने दे अंदर बाहर, और लेकिन मास इससे अंदर बाहर नहीं जा पाएगा। क्लियर है इतना? Yes, यस sir. सर। अच्छा, अब तीसरा आइसोलेटेड। इसमें ना तो मास का एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी का। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आइसोलेटेड का मतलब नाम से क्लियर है, आइसोलेट होना। ना तो मास अंदर बाहर, ना एनर्जी अंदर बाहर, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। परफेक्टली बेटा कोई भी दुनिया में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन एक उसके लिए थोड़ा समझाना चाहो सरल उदाहरण में, तो थर्मस फ्लास्क होता है ना, यस सर। आप उसे ले सकते हो। थर्मस को मान लो आइसोलेटेड, वो 100% आइसोलेटेड नहीं है। 100% आइसोलेटेड कोई भी दुनिया में सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा होता तो गजब हो जाता, क्योंकि अगर किसी के दादा परदादा ने तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े रखे होते उसमें, या चाय रखी होती, तो पोता पी सकता था कि दादाजी ने चाय रखी है, आज भी 50 साल के बाद गर्म ही है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? अभी है कोई ऐसा बर्तन? No, sir. नो सर। ऐसा क्यों नहीं होता होगा, जरा वो भी समझिएगा। ऐसा ना होने की वजह मैं समझाता हूँ। नॉर्मली हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर स्फेरिकल भी मानते हो आप एटम्स को, तो आप 3-4 बॉल रखिए ऐसा। अगर ऐसा रखेंगे भी ना बेटा, ये बॉल के बीच में स्पेस बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, सोचो तो। हाँ सर। ये स्पेस से एनर्जी निकल जाएगी, इसको कौन रोकेगा? आप बहुत सारी बॉल रख दीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो बीच में स्पेस है ना, इंटर एटॉमिक गैप, उस गैप से एनर्जी निकल जाएगी। अगर आप उस गैप को भरना चाहते हैं तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में ऐसा कोई सब्सटेंस बना दिया जाए जो पूरी तरह आइसोलेटेड हो, लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ये हो गई एक्चुअल बात। लेकिन हाँ, हम लोग बातों को समझने के लिए आइसोलेटेड यहां लेंगे कई बार, और जब भी आइसोलेटेड लेंगे तो आप समझ जाना कि इसमें एनर्जी अंदर बाहर नहीं जाएगी, मास भी नहीं, एनर्जी भी नहीं। क्लियर है इतना? Yes, sir. यस तो सर। हम 3 तरह के सिस्टम हैं, और इसमें जो बाद वाले 2 हैं, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, उनको हम कई बार पढ़ेंगे। अब यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए मुझे, मैं वो बताता हूं। जब आप सिस्टम लेंगे तो फिर सवाल ये उठेगा कि आपने ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम ले तो लिया, लेकिन आप सिस्टम का करोगे क्या, ये तो बताओ। तो बेटा सिस्टम में हम जो भी करते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। सिस्टम में आप जो भी करते हैं उसको क्या बोलेंगे? अरे कुछ तो करोगे, सिस्टम का करोगे क्या? तो थर्मल, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स है तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो जाएंगी। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो 4 तरह की थर्मोडायनामिक प्रोसेस है बच्चों। पहली है आइसोथर्मल, दूसरी है एडियाबेटिक, तीसरी है आइसोकोरिक, और चौथी है आइसोबारिक। हो गया?
हेलो, यस सर। Yes, sir. एक एक करके समझते हैं बच्चों। आइसो का मतलब होता है समान, मतलब जैसा पहले वैसा ही बाद में। अगर कोई रहता है सिस्टम तो उसको आइसो बोलते हैं। आइसो का मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में। तो कभी कार्बन के इधर को और इधर को एक जैसा स्ट्रक्चर हो तो आइसो बोलते हैं। ऐसा पढ़ा केमिस्ट्री में। यस Yes, सर। sir. कार्बन एटम एक सेंटर पे लो और उसके जैसा इधर है वैसा ही उधर भी है, तो दैट इज आइसो स्ट्रक्चर। अच्छा, तो यहां पर आइसो का मतलब देखिए, पहला थर्मल। आइसो मतलब थर्मल एनर्जी जैसी पहले थी वैसी बाद में है। इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें थर्मल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी। मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? Constant. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब उस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है ना बढ़ेगा ना घटेगा। अच्छा, तो इनके बारे में अभी डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा सा दूसरे के बारे में बात करते हैं। एडियाबेटिक समझिएगा, इसमें ऐसा है जो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। अब आइसोलेटेड में तो हमने अभी पढ़ा, एनर्जी बाहर से अंदर भी नहीं जा सकती, अंदर से बाहर भी नहीं आ सकती। तो अंदर की जितनी एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। या उसमें चेंज करोगे डेल्टा क्यू तो कितना लिखोगे? सर 0। हाँ, तो डेल्टा क्यू जीरो भी कहते हैं कई बार। आइसोक्लोरिक वॉल्यूम के लिए आता है जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। तो Volume. ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा भी क्या होगा? जीरो, या वॉल्यूम कांस्टेंट। तो लास्ट में क्या होना चाहिए अब कॉमन सेंस से? आइसोबारिक में बार प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर क्या होगा? सर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस। इनका उपयोग थोड़ा हम कम करेंगे। और जो शुरू के दो हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इन पे ढेर सारी बातचीत करेंगे। क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जूल एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उनका आपस में अंतर, ये बहुत सारी चीजें हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। आराम से समझोगे, बहुत इंजॉयबल है। चलो अब एक एक करके थोड़ा सा बात इस पे करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं अब। आइसोथर्मल टी कांस्टेंट होता क्या है बेटा? ध्यान से समझिएगा आइसोथर्मल के बारे में। प्रोसेस करते समय टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना आसान नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने घटने लगता है। जैसे मान लो आप लोगों ने साइकिल में हवा भरने वाला पंप देखा है जिसमें मैनुअली हम लोग हवा भरते हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? ऐसे हम हवा भरते हैं। हम लोग, अगर आप लगातार, अगर आपने कभी हवा भरी हो तेजी से, तो थोड़ी देर के बाद आप अगर यहां पर देखेंगे तो गर्म हो जाएगा। हाथ लगा के देखा कभी? यस सर। पंप जहां पर मैंने एरो का निशान लगाया ना, लगातार फटाफट फटाफट भरो 2-3 मिनट तक, और इसके बाद यस। देखोगे, क्योंकि आपने वर्क काफी कर दिया। आपने पंप को ऊपर नीचे पुश करने में वर्क किया होगा नहीं? आपने वर्क यस किया है तो आपकी एनर्जी कम होगी ना। अगर आपकी सर। एनर्जी कम होगी तो कहीं तो बढ़ेगी। आपने किस पे काम किया? पंप पे। तो पंप की एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या फिर ये आइसोथर्मल रहा? नो सर। No, sir. आइसोथर्मल बनाए रखने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए था। लेकिन यार ये तो गर्म हो जाता है। तो बच्चों में समझा पाया कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। Yes, sir. अच्छा बच्चों, थोड़ी देर, अच्छा सुनो, पंप थोड़ी देर वैसे ही रखे रहो तो फिर ठंडा होकर नॉर्मल हो जाता है ना। Yes, sir. तो वो एनर्जी जो अभी गर्म हो रहा था वो कहाँ चले गई होगी? सर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में, रेडिएशन के थ्रू।
क्यों? यस सर। अच्छा यार, एक बात सोचो, पर सेकंड हम लोग चलो कैलकुलेट करते हैं यार, 8 सेकंड में ये पंप से कितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में बाहर निकल जा रही है। माना, सोच लो थोड़ी देर के लिए, मुझे ये पता लग गया कि 8 सेकंड में इतनी एनर्जी निकल रही है। अच्छा, मैं अगर उतनी एनर्जी 8 सेकंड में पंप को दे दूं, पंप से दबा के दूं, जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी एनर्जी हर सेकंड में दे दूं अपनी ओर से पंप को, तो नेट क्या होगा सोचो तो। जितनी मैं एनर्जी दे रहा हूं उतनी एनर्जी निकल भी जा रही है बाहर को स्पेस में। सर तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये आइसोथर्मल हो सकती है ना, यस सर। लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस करनी पड़ेगी ना, बहुत स्लो करनी पड़ेगी प्रोसेस। क्या मैं समझा पाया इस बात को? यस सर। हाँ, मतलब बहुत स्लो नॉर्मली व्यावहारिक तौर पर है, बहुत स्लो कोई वैसी कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि भाई सिस्टम को 8 सेकंड में जितनी एनर्जी मिल रही है, अगर सिस्टम उतनी एनर्जी सराउंडिंग को भी वापस कर दे पर सेकंड, तो भाई जितनी मिल रही है उतनी चले भी जा रही है, तो एनर्जी में कोई चेंज होगा ही नहीं। एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। लेकिन व्यावहारिक तौर पर बेटा आइसोथर्मल बहुत अल्ट्रा स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। तो 8 सेकंड में एनर्जी जितनी आ रही है उतनी ही जा भी रही हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेसेस कैसी प्रोसेसेस हैं? अल्ट्रा स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस। अच्छा, अब हम आते हैं, आइसोथर्मल का थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने, अब हम एडियाबेटिक पे आ जाते हैं। एडियाबेटिक में एक सिस्टम है और उस सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब चारों तरफ ऐसी दीवारों से बंद है कि मास तो छोड़ो, एनर्जी भी ना अंदर से बाहर आ सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। डेल्टा क्यू जीरो। अगर ऐसे में सिस्टम एक्सपेंड करे, सिस्टम क्या करे? सर एक्सपैंड। माना यहां पर था, सिस्टम एक्सपेंड करने का मतलब यहां पहुंच गया पिस्टन। ये एडियाबेटिक के लिए कह रहा हूं बेटा, अभी इसका मतलब समझ जाना कि इसकी दीवारें, अब यहां पर ये मत कहना कि बर्नर से ऐसे दे दी एनर्जी, ये वाला नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि एडियाबेटिक में आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से एनर्जी जा ही नहीं सकती, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर नहीं। माना, सोचो कि ऐसे में सिस्टम एक्सपेंड कर जाए, तो ये बड़ी गजब बात है बाहरी मदद के बिना, क्योंकि जोरदार बात यह है कि पिस्टन पर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, उसके अगेंस्ट काम करके, तो सिस्टम को अगर बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है तो सिस्टम ने अपनी एनर्जी के दम पे ये एक्सपेंशन किया होगा। यस सर। अच्छा, इतना काम करने में सिस्टम की एनर्जी कम हो रही होगी थोड़ा और, हाँ यस सर। सर। एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। यस सर। यस। टेम्परेचर कम होता है किसी सिस्टम का तो इसको कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। यस सर। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? सर कूलिंग इफेक्ट। हाँ, ध्यान से समझो, मैं रिपीट कर रहा हूं यार, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो बाहर से एनर्जी अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, वो तो ठीक है। माना ऐसा हो पड़ा, माना, अब कब होता है वो बाद में समझाऊंगा। माना ऐसा हो गया कि सिस्टम एक्सपेंड कर गया, थोड़ा सा पिस्टन नीचे से ऊपर वाली सिचुएशन में आ गया, जब बाहर से मदद नहीं मिल रही है तो ये काम सिस्टम ने अपने दम पे किया या नहीं? यस सर। अपने दम पर किया तो अपनी एनर्जी खर्च की, तो अब एनर्जी काम करने के बाद कम बची होगी या नहीं थोड़ा? यस सर। एनर्जी कम होगी बेटा तो टेम्परेचर कम होगा, यस सर। और टेम्परेचर कम होने को क्या बोलते हैं हम लोग? कूलिंग इफेक्ट।
कूलिंग इफेक्ट, तो इसका मतलब कभी भी अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो सिस्टम कैसा शो करता है? कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, ठंडा होने लगता है। तीसरा आपके पास आता है आइसोटोरिक, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अभी हम लोगों ने थोड़ा समझाने की कोशिश की वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या होता है करके, ठीक है ना। और अभी जब हम लोग जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा मैं, तो उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आइसोटोरिक और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट अभी थोड़ी देर पहले आ चुके हैं ना, याद है आपको? यस यस सर। सर। हाँ, तो मैंने लिखाने के बजाय बोला काफी है। आप दोबारा भी यूट्यूब पे ध्यान से सुन सकते हैं और इनके आधार पर अपने नोट्स चाहें तो बनाएं, ना चाहें आपकी इच्छा। मैंने कोशिश की है कि डेफिनेशन समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस ही असली चीज है इसके बाद। तो आज अगर आपको ये समझ में आया, सीपी और सीबी का अंतर समझ में आया बच्चों, तो मेरे लिए तो काफी है यार, कि आपको काफी चीजें आ गई हैं। इतना काफी है अभी। ये जो मैं ये बताया है ये बहुत जरूरी चीज है। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर मेयर फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कल। यहां तक कुछ और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। अच्छा, नो चलिए ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। फिर 6:30 बजे आपकी क्लास है, उसमें जुड़िएगा मैथ्स में।